Yes, ma'am. So today's topic is directive principle of state policy. Before that, fundamental right are clear. Yes, Yes, ma'am. Okay. अभी बच्चे आ ही रहे हैं, 2 मिनट रुक जाए. The strength is okay, CR? No, ma'am. Okay, shall we start now? अरे भाई, जैसे मैं स्टार्ट बोलती हूँ फिर से 4 बच्चे आ जाते हैं. Okay, now no more waiting. देखिए, today's topic is directive principle of state policy. तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट्स दोनों में डिफरेंस क्या है. Ma'am, fundamental rights justiciable और डायरेक्टिव प्रिंसिपल जस्टिसेबल नहीं है. लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारा चीज मैंने बताया था. अगर मैं रिकॉल करवाऊं, फंडामेंटल राइट क्या होता है, एक तरीके से कंपलसरी होता है, राइट. और यहाँ पे क्या है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक तरीके से गवर्नमेंट को सजेशन हम लोग दे रहे हैं कि व्हेन यू विल फॉर्म द रूल, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन जब आप बनाएंगे तो ये सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में रख के बनाएं. ठीक है. तो अब सबसे पहले जैसे हम लोग फंडामेंटल राइट शुरू किए थे कि कौन से पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, कौन से आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक है फंडामेंटल राइट्स, वो सब पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट हम लोग पहले डिस्कशन कर लेते हैं. ठीक है. तो इसके सोर्स की बात करें, वो कहाँ से कॉपी था फंडामेंटल राइट? यूएसए स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन है. ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल का सोर्स स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है. फिर वहां से फिर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा इंडिया में आया. ठीक है. एक्चुअल सोर्स स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन ही है, वहां से ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया गया. तो पूरे लेक्चर में तो इतना लंबा मैं बोलने वाली हूँ नहीं, डीपीएसपी बोलूंगी, समझ जाइएगा. ठीक है. शॉर्ट में भी पूछा जाता है कई बार, आपको शॉर्टकट दे दिया जाएगा एंड से द फुल फॉर्म ऑफ इट. ठीक है. तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में 45 आर्टिकल में दिया गया. ठीक है. अब आपका फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में था? पार्ट थर्ड. आपका पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है. ठीक है. वो आर्टिकल कितने से कितने तक था? 12 to 35. 12 to 35. आपका 36 to 51. ठीक है. 12 to 35 फंडामेंटल राइट, यहाँ 36 to 51 आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल. ठीक है. अब आर्टिकल 36 में सेम चीज जो आर्टिकल नंबर 12 में आपका स्टेट का डेफिनेशन था, वो 36 में भी दे रखा है. मतलब कहने का मतलब ये है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी स्टेट का डेफिनेशन सेम है जो आपका फंडामेंटल राइट्स में स्टेट का डेफिनेशन दिया गया. ठीक है. आर्टिकल 37 में क्या बोलता है? एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, कि जो भी आप गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट का ये एम होना चाहिए कि टोटली आपका सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस आपके सिटीजन को मिले. ठीक है. पूरे सिटीजन का वेलफेयर हो. तो यानी जो भी इसमें लिखा हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में वो फॉलो हो. तो ये एप्लीकेबिलिटी पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात की जा रही है कि वो इसका एप्लीकेशन हो. तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कंपलसरी नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट इसको फॉलो करे क्यों? जब ये कंपलसरी नहीं किया गया है तो गवर्नमेंट क्यों फॉलो करे इसको? बस ये है कि गाइडलाइन है, आपको गाइडलाइन बस दिया जा रहा है कि गवर्नमेंट अगर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन आपको ये ट्राई करिए. कहाँ से कट रही थी? कौन से लाइन से कटा है? क्या बात में डिस्कशन कर रही थी जो कट रहा था? यस मैम कि जब ये जरूरी नहीं है तो गवर्नमेंट इसको फॉलो क्यों करे, इसके बाद से लास्ट वही बताया गया है कि गवर्नमेंट जब कंपलसरी नहीं है तो गवर्नमेंट क्यों फॉलो करे.
गेस वर्क करना है क्योंकि बताया नहीं मैंने अभी, पहले दिमाग चलाइए, सोचिए कि जब कंपलसरी नहीं है तो कोई भी चीज कंपलसरी नहीं किया जाए, लाइक ऑनलाइन ऑफलाइन हो रहा है, जब तक कंपलसरी नहीं था कोई 100% अटेंडेंस होता था किसी भी क्लास का? दोनों ऑप्शन है। अगर कंपलसरी कर दें कि हाँ ऑफलाइन ही क्लास होगा तो एक भी जन घर में बैठेंगे? हार्डली किसी नो एक दिन मैम। एब्सेंट होंगे। तो कंपलसरी है तो ज्यादा मतलब प्रेशर फील होता है कि हाँ आना है, ऐसा करना है। लेकिन फंडामेंटल राइट तो कंपलसरी है, ये कंपलसरी क्यों नहीं है? और अगर नहीं है कंपलसरी तो ये फिर फॉलो क्यों करे गवर्नमेंट रूल्स बनाने में? गेस करना है, ऐसे तुक्का क्यों मारिए। क्यों ये गाइड करने में हेल्प करेगी इसीलिए। गाइड करने में हेल्प करेगी, प्लस ऐसा ये भी देखिए आप इम्पैक्ट, अगर ये सारा चीज फॉलो ना करे तो कोई भी सरकार बनती है तो वो आगे भी चाहती है ना कंटिन्यू हम ही करें। तो अगर वो एक बार जब शासन में रही, वो अगर ऐसा नहीं करती है तो क्या नेक्स्ट टाइम आप इसको इलेक्ट करेंगे, सेम गवर्नमेंट को इलेक्ट करेंगे अगर ये सारी चीज को नो फॉलो ना मैम। करे तो? ऑब्वियसली उसको बने रहना है ना सत्ता में, तो इसको ऑटोमेटिकली वो कंपल्सन बन जाता है गवर्नमेंट के ऊपर कि ये सारा चीज हम फॉलो करें। ठीक है, आगे देखिए जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो सिविल राइट को प्रोटेक्ट करता है, और ये किस चीज को? सिविल और पॉलिटिकल राइट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और ये आपका जो फंडामेंटल सॉरी डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस को इंश्योर करता है। ठीक है, these principles aim at ensuring socio-economic justice to the people and establishing India as a welfare state. अब आगे डिफरेंस दिया हुआ है फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बीच में डिफरेंस। पहला आप देख रहे होंगे, ये अनलाइक द फंडामेंटल राइट द स्कोप ऑफ डीपीएसपी इज लिमिटलेस एंड इट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द सिटीजन एंड वर्क एट अ माइक्रो लेवल। अब ये माइक्रो एंड मैक्रो तो क्लियर होगा। निकिता, व्हाट इज मैक्रो लेवल? Yes, ma'am. व्हाट इज मैक्रो लेवल? MACRO? Macro level मतलब whole होल country. कंट्री पे एप्लीकेबल होगा, बड़े पैमाने पे हम इसको टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो डीपीएसबी का टारगेट जो है लिमिटलेस है। ठीक है, पूरे सारे सिटीजन ऑफ द कंट्री को वो प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डीपीएसपी कंसिस्ट ऑफ ऑल द आइडल्स व्हिच द स्टेट शुड फॉलो and keep in mind while formulating policy and enacting laws for the country। यानी डीपीएसपी वो सारा आइडियाज एज मतलब गवर्नमेंट को देती है जो रूल्स बनाते वक्त आपको फॉलो करना चाहिए। मतलब ये गवर्नमेंट को सजेशन दे रही है कि आपको फॉलो करना चाहिए जब आप कोई रूल बनाएंगे, तो डीपीएसपी को अपने ध्यान में रख करके तब रूल बनाए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल और अफर्मेटिव डायरेक्शंस। ऑन द अदर हैंड डायरेक्टिव फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव or prohibitive in nature because they put limitation on the state। ये मतलब समझ में आया? यहाँ पे बात किया जा रहा है कि आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल अफर्मेटिव डायरेक्शन का, या फिर बोलिए कि पॉजिटिव है, whereas कि आपका जो फंडामेंटल राइट है वो नेगेटिव है। रीजन बीइंग फंडामेंटल राइट क्या बोलता है कि ये नहीं कर सकते आप, ये रेस्ट्रिक्शन है, सर्टेन ऑब्लिगेशन है, और ये आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि ये सारा चीज आप फॉलो करिए, मतलब सजेशन दे रहा है, गाइडलाइन दे रहा है कि ये चीज आप रखिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात हो रही है डीपीएसपी इज नॉट इन्फोर्सेबल लॉ। ये तो खैर सब लोग जान चुके हैं कि ये लॉ के थ्रू मतलब इन्फोर्स नहीं है, नॉन जस्टिसेबल नेचर का है, और आपका फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल नेचर का है। नेक्स्ट, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट डीपीएसपी एंड एफआरएस गो हैंड इन हैंड। ठीक है, दोनों साथ ही साथ चलता है। और इससे भी बड़ी चीज क्या है कि इसका मतलब आप ये नहीं समझिए कि डीपीएसपी का पावर कम है फंडामेंटल राइट्स। डीपीएसपी इज नॉट सबऑर्डिनेट टू फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, दोनों मतलब कंप्लीट वेलफेयर ऑफ द स्टेट के लिए इट इज वेरी मच कंपलसरी कि आपका फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल दोनों काम करें। ठीक है, तो ये था आपका इंट्रोडक्टिव पार्ट। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है क्या, तो बेसिकली इसको क्लासिफाई किया गया है 3 पार्ट। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल are classified on the basis of their ideological sources and objective, and these are directives based on socialistic principle, Gandhian principle, liberal and intellectual principle। यही 3 प्रिंसिपल आपका डीपीएसपी में दे रखा है। एक सोशलिस्टिक प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल मतलब क्या हो गया, आपका वेलफेयर ऑफ द स्टेट की बात कर रही है, इंश्योर कर रहे हैं हम लोग कि सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस मिले। ठीक है, किसी भी तरीके का सोशलिस्टिक नाम देखिए ना,
सोसाइटी पे जो हम सोसाइटी के वेलफेयर की जब हम बात करेंगे या पीपल के वेलफेयर की जब हम बात करेंगे तो वो सोशलिस्टिक, नाम देखिए सोशलिस्टिक, यानी सोसाइटी के लिए हम नियम कानून बना रहे हैं। ठीक है, तो सोसाइटी के लिए क्या नियम कानून बनाएंगे, ऐसे कॉमन सेंस की तरह अगर हम बात करें लेमैन लैंग्वेज में, तो सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट कब हो, जब पुअर और रिच का डिफरेंस कम होगा। यस और नो, ऐसे कैजुअली डिस्कशन करिए, डीपीएस पे आर्टिकल बाद में डिस्कशन करेंगे। किसी भी सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट कब होगा, प्रॉपर ग्रोथ कब होगा, जब बैलेंस डेवलपमेंट होगा हर एरिया में, जब अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड आपको जीने को मिले, डिफरेंस जो पुअर और रिच का है वो ज्यादा ना हो, एक आदमी अमीर बन रहा है बाकी लोग मतलब वो उठे जा रहे हैं और बाकी जो बचे कुछ आदमी है वो दबे जा रहे हैं, तो इसमें तो सोसाइटी का तो विकास होता नहीं है, किसी एक इंडिविजुअल का विकास हो रहा है। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में हम इंश्योर करते हैं कि पूरे आपके सोसाइटी का वेलफेयर। ठीक है, तो पहला है आपका आर्टिकल नंबर 38, ये क्या बता रहा है, द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग अ सोशल ऑर्डर, बाय इंश्योरिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, एंड बाय मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटी इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। यानी हम ये इंश्योर करेंगे आर्टिकल नंबर 38 में कि लोगों का इक्वल डेवलपमेंट हो, किसी भी तरीके का इनइक्वालिटी ना हो, एक सोशल आपको जस्टिस मिले, इकोनॉमिक जस्टिस मिले, पॉलिटिकल जस्टिस मिले। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 38। ठीक है, अब आइए आर्टिकल नंबर 39, द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग, क्या क्या, सबसे पहला राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू ऑल द सिटीजन। ठीक है, प्रॉपर जीने का जो जरिया एक होता है वो सारे सिटीजन्स को मिले। ठीक है, द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज shall be organized in a manner to serve common goods। मतलब आप जो कंट्री का जो रिसोर्सेस है, जो मटेरियल है, वो आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि कॉमन गुड्स मतलब कॉमन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल हो, सबके लिए ऑलमोस्ट अवेलेबल हो। ठीक है, ओनरशिप और कंट्रोल ऐसा हो स्टेट में। ठीक है, स्टेट आगे डेफिनेशन याद कर लीजिए, स्टेट मतलब आपका बस ये बिहार स्टेट और ये इसकी स्पेसिफिकेशन नहीं हो रही है, स्टेट में क्या क्या आता है अहमद, स्टेट के डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूड करते हैं हम लोग, अहमद कैन यू हियर मी, क्लौता आपका कैमरा ऑफ है, इधर ज्योति कुमारी का, एबल टू आंसर नॉट। अच्छा, इधर और भी है महानुभाव जो कैमरा ऑफ करके बैठे। अहमद हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं यस और नो जो क्वेश्चन पूछा जाए तो। छोड़िए, बताइए और कोई, स्टेट के डेफिनेशन में हम क्या इंक्लूड करते हैं, रेज योर हैंड जिनको जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यस मैम, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, यस मैम, और अदर लोग भी, अदर अथॉरिटी। अदर। फिर आगे यहाँ पे इसी चीज की बात हो रही है कि यहाँ पे हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट, द स्टेट शैल अवॉइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड, यानी एक हाथ में, वही जो मैं बात कर रही थी कि एक आदमी अमीर बन रहा है और बाकी लोग के पास पैसा नहीं आ रहा है, रिसोर्सेज नहीं है। ठीक है, वो हम अवॉइड करेंगे, तो ऐसा नियम बनाए जो कि इस तरीके का जो डिफ्रेंसिएशन है वो खत्म हो जाए। नेक्स्ट, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, जो ये जेंडर इनइक्वालिटी होती है उस चीज को खत्म करने की बात हो रही है। ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। नेक्स्ट, द प्रोटेक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ एंड हेल्थ ऑफ द वर्कर। ठीक है, हेल्थ और स्ट्रेंथ पे भी हम लोग ध्यान देंगे। फिर चाइल्डहुड एंड यूथ शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेड, बच्चे का और जो मतलब वही जैसे मैंने आपको बोला हजार्डियस कोई हैजार्डियस केमिकल हो या फिर कोई ऑक्यूपेशन हो, उन सब जगह हम बच्चे को या वुमेन को नहीं भेजें। ठीक है, तो ये सब है आपका आर्टिकल नंबर 39 में। फाइन, अब आर्टिकल नंबर 41 की बात करें तो सिक्योर द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट,
ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबिलिटी। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब हम काम करने लायक हैं तब तो हमको मिल रहा है सारा कुछ, लेकिन जब हम काम करने के लायक नहीं है तब भी आपको एक असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है, जिसको हम लोग टर्म कहते हैं सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, तो आपके ओवरऑल सोशल सिक्योरिटी का जिम्मा आर्टिकल नंबर 41 में लिखा हुआ है कि मान लीजिए किसी टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, या फिर रिटायरमेंट के टाइम में, या फिर बीमार पड़ गए, डिसेबिलिटी। अगर आपको थोड़ा बहुत ब्रीफिंग में दे दूं, कॉमर्स के बच्चे हैं तो एचआर का तो कोई पॉलिसी पता होगा नहीं, लेकिन एटलीस्ट सुने होंगे आप, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट के बारे में सुने होंगे। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट के बारे में सुने हैं या नहीं सुने हैं? जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट होंगे तो सर्टेन आपको फैसिलिटी दिया जाएगा, और सारी ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ एक्ट के अंदर आती है जो कंपेल करती है ऑर्गेनाइजेशन को कि आपको ये सारा बेनिफिट मिले कंपल्सरली, स्टैट्यूटरली। मतलब पार्लियामेंट में ऐसा पास किया गया कि ये सब आपको अपने वर्कर को देना ही देना होगा। ठीक है, लाइक हम बात करें आपका बेसिक जितना होता है, क्लीननेस हो गया, आपका वॉशरूम फैसिलिटी हो गया। ठीक है, कुछ कुछ फैसिलिटी है जो आपको कंपल्सरी देना ही देना है। ठीक है, बस कुछ थोड़ा बहुत कंडीशन है, लाइक इतना एम्प्लॉय होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। सर्टेन कंडीशन में अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन फॉल कर रही है तो वो सारी फैसिलिटी मिलेगी। अब बात करते हैं आपकी एम्प्लॉय कंपनसेशन के बारे में। एम्प्लॉय कंपनसेशन क्या बोलता है? अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से अगर सर्टेन एक्सीडेंट आपके साथ हो गया, ठीक है, मशीन चला रहे थे, अंगूठा कट गया, उंगली कट गया, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो उस केस में आपको ऑर्गेनाइजेशन सर्टेन कंपनसेशन प्रोवाइड करती है, सर्टेन बेनिफिट प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये अलग अलग एक्ट बना हुआ है। फिर वुमेन्स के लिए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट पास हुआ है कि इन केस जब हम लोग मैटरनिटी वाले स्टेज में होते हैं तो 6 मंथ का आपको पेड लीव मिलता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? हम काम तो नहीं कर रहे हैं, सर्विस तो रेंडर कर नहीं रहे हैं। ठीक है, बीमार पड़ गए, आपको सिकनेस बेनिफिट है कि बीमार जब पड़ गए तो सर्टेन टाइम लिमिट होता है। अगर आप पेपर वगैरह शो करेंगे 3 दिन से ज्यादा जो कुछ है उतना डिटेल में नहीं जाते हैं, बस इतना समझ लीजिए अगर हम बीमार पड़ गए तो कितने टाइम पीरियड तक का आपको कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है, फिर आप ग्रुप इंश्योरेंस के बारे में सुने होंगे, राइट। हेल्थ इश्यू हो गया, हमको मेडिकल चेकअप करवाने के लिए जाना है तो उसमें जो खर्चा वगैरह होता है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सब क्या है यहाँ पे, इसको हम लोग हम आता है इस कैटेगरी में, सोशल सिक्योरिटी की कैटेगरी। ठीक है, तो वो आर्टिकल नंबर 41 में इंश्योर किया गया है कि आपको ये सारा फैसिलिटी मिले। ठीक है, हर किसी को काम मिलने का हक है, एजुकेशन का हक है, पब्लिक असिस्टेंस का हक है। पब्लिक असिस्टेंस मतलब वही सोशल सिक्योरिटी इन केस ऑफ जब हम काम करने लायक ना रहे तब, डिसेबिलिटी के टाइम में, सिकनेस के टाइम में, अनएम्प्लॉयमेंट के टाइम में, ओल्ड एज के टाइम में। अनएम्प्लॉयमेंट में भी क्या है आपका, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे रिट्रेंचमेंट वगैरह हो गया। ठीक है, रिट्रेंचमेंट में सर्टेन कंपनसेशन आपको मिलता है। ठीक है, ले ऑफ हो गया तो हाफ सैलरी के अराउंड मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। समझ पा रहे हैं सारा कुछ? यस। ठीक है, अब संजना आप हैंड रेज किए थे बीच में, टॉपिक एक्चुअली रोके नहीं मैं, अब खत्म मैम आपका वॉइस कट कट के आ रहा था। क्या मैम आपका वॉइस कट कट के आ रहा था। सबको कट रहा है क्या वॉइस? यहाँ पे तो नेटवर्क सही दिखा रहा है। मैम अभी नहीं कटा, थोड़ा देर पहले बीच में कट रहा था। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं छूटा ना? आर्टिकल 41 सब समझ गए? यस मैम। यस मैम। तो अब आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 42। The state shall make provision for securing just and human condition of work for the maternity benefit। ठीक है, यहाँ पे मैटरनिटी बेनिफिट को सिक्योर करने की बात हो रही है, या फिर और भी वैसा कंडीशन जिसमें हम सर्टेन प्रोविजन आपको प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, द स्टेट शैल मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, मतलब जहां हम काम कर रहे हैं वहां पे प्रॉपर फैसिलिटी आपको मिले। ठीक है, डस्ट फ्री इन्वायरमेंट मिले, प्रॉपर लाइटनिंग सिस्टम हो। ठीक है, लाइटनिंग सिस्टम की बात करें तो ये भी एक्ट में पास किया हुआ है कि जहां आपका वर्क प्लेस है आपका इस एंगल पे लाइट होना चाहिए जो कि शैडो वगैरह फॉर्म ना हो, ये सारा कुछ मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये सब इंश्योर करना, यानी जहां आप काम कर रहे हैं वो वर्क प्लेस को बेहतर बनाना, ये भी अगेन आपका एक्ट ही पास किया हुआ है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल नंबर 43। द स्टेट शैल एंडीवर टू सिक्योर ऑल द वर्कर अ लिविंग वेज एंड अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। ये बात हो रही है यहाँ पे आपको जो पेमेंट मिले। ठीक है, एक सर्टेन आपका फेयर वेजेस का भी कैटेगरी बनाया गया है कि इस अमाउंट से नीचे आप किसी को नहीं दे सकते।
ठीक है, तो ये एक लिविंग वेज मतलब एक डिसेंट स्टैंडर्ड लिविंग के लिए जितना जरूरत होता है उससे नीचे आप नहीं जा सकते। ठीक है, तो हर स्टेट वाइज मिनिमम वेजेस अलग अलग बनाया गया है, जो लेबर क्लास के लिए अलग है। इससे क्या होता है, अब एक्सप्लॉयटेशन कम से कम आप कर पाए, इस तरीके का ऐसा नियम कानून बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 43A, द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। ठीक है, वर्कर के पार्टिसिपेशन का प्रॉपर इंश्योर किया गया है कि वर्कर का पार्टिसिपेशन ऑर्गेनाइजेशन में हो, जैसे पहले होता था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम। मतलब एम्प्लॉयज को जस्ट एज अ लेबरर ट्रीट किया जाता था कि आप काम करने वाले हैं, यू आर जस्ट स्लेव, इस तरीके से ट्रीट किया जाता था। ठीक है, तो अब ये लेबरर टाइप से ट्रीट करने के बजाय आपका बहुत सारा एरा आया, धीरे धीरे डेवलप होकर के अब ऐसा आया कि सारा वेलफेयर आपको मिल रहा है बीइंग एन एम्प्लॉय। इवन अब डिसीजन मेकिंग में भी वर्कर को पार्टिसिपेट करवाया जाता है। ठीक है, कोई सर्टेन ग्रीवांस है तो ग्रीवांस को हैंडल करवाया जाता है। हर ऑर्गेनाइजेशन में ग्रीवांस हैंडलिंग एक अलग मशीनरी होती है, वो उसका काम ही होता है कि एम्प्लॉयज के बीच में कहीं किसी टाइप का डिस्प्यूट तो नहीं शुरू हो रहा है, किसी टाइप का ग्रीवांस। तो ग्रीवांस मतलब किसी टाइप का कंप्लेन, किसी टाइप का कोई शिकायत। ठीक है, तो हर ऑर्गेनाइजेशन ये इंश्योर करती है कि इनिशियल लेवल पे ही उसको चेक किया जाए। समझ आ गया? समझना है, एनर्जी वेस्ट ना हो, क्योंकि पता है बोलने के बाद फिर आपकी बारी होती है। अंडरस्टूड? बहुत लोग सुनते सुनते कहीं और किसी और मैम एक बार फिर से समझा देंगे। मतलब अब तक ड्रीम लैंड में थे। कौन कौन बोली ये? तो किसका आवाज था? मैम मेरा। अच्छा, रूपम। ठीक है, वापस से रिपीट करवा दूंगी मैं एक बार। मतलब सबको ठोक ठोक के जगाना होता है। मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों के ऊपर कि आधा तक जाते जाते सब लोग तीसरे दुनिया में पहुंच जाते हैं। कहाँ थे हम लोग? 43A कहाँ रिपीट करना है रूपम? कौन सा पॉइंट रिपीट करना है? मैम 43। 43A या 43? 43 वन। फिर 43, तब तो ठीक है। 43 में हम लोगों ने डिस्कशन किया कि सारे वर्कर को जो मिनिमम वेजेस जो है, जो जीने लायक डिसेंट वेज होता है वो मिले, ये इंश्योर करना। ठीक है, बीइंग अ गवर्नमेंट ऐसा कानून आप बनाइए जो कि उससे नीचे आपको अमाउंट ना मिले, वेजेस ना मिले। वेजेस मतलब क्या? मजदूरी, है ना? तो लिविंग वेजेस आपको मिले, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ आपका हो पाए, ये इंश्योर करना। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 43 में लिखा है। 43A तो क्लियर है। 43 ये मैं हाईलाइट नहीं की हूँ। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर हाईलाइट कर लीजिए। रुकिए, कर देते हैं टू सिक्योर द, जो बोल्ड है रिवीजन के टाइम आपको थोड़ा हेल्प होगा, कहाँ हमको फोकस करना है, कहाँ फोकस नहीं करना है। फोकस तो खैर पूरे में ही करना है, ये थोड़ा क्विक रिवीजन का ये तरीका है। अब सारे PDF में जो जो भेजा हुआ है ना, उस तरीके से आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 47 की बात करते हैं। To raise the level of nutrition and standard of living of people and to improve public health। ठीक है, आर्टिकल 47 में हम क्या कर रहे हैं? न्यूट्रिशन लेवल को इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल की अच्छी हो और फिर पब्लिक हेल्थ हमारा इम्प्रूव हो। इसीलिए आप देखते होंगे हर जगह आंगनवाड़ी को स्टैब्लिश किया गया, हर जगह स्कूल वगैरह में वो खिचड़ी का प्रोविजन हुआ, प्रॉपर खाना वगैरह मिलेगा आपको। ये सब के जरिए क्या कर रही है सरकार? एक लेवल ऑफ न्यूट्रिशन लोगों को पहुंचा रही है, बच्चों को पहुंचा रही है। ठीक है, ताकि पब्लिक हेल्थ थोड़ा सुनिश्चित हो पाए। इसके अलावा बहुत सारा एडवर्टीजमेंट के थ्रू जागरूक कर रही है सबको, है ना? बहुत एडवर्टीजमेंट इधर बीच में आप देखते होंगे कि इस चीज की कमी तो बच्चा ऐसा होता है ना? तो 6 महीने तक आप इतना ये चीज खिलाइए, 6 महीने के बाद आप दाल का पानी देना शुरू करिए। ये सारा चीज आपको बेसिकली एजुकेट किया जाता है। ठीक है, कि आप ये जागरूक रहिए कि इस एज के बाद आपको ये सब चीज देना है ताकि आपको प्रॉपर हेल्थ मेंटेन रह पाए। ठीक है, तो ये था आपका सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। तो आप ये फोकस करिए कि सोशलिस्टिक में हम क्या कर रहे हैं? वेलफेयर की बात कर रहे हैं, सोसाइटी के वेलफेयर की बात कर रहे हैं। किस किस के वेलफेयर की? यहाँ एम्प्लॉय को प्रोटेक्ट किए, ठीक है, प्रॉपर रिसोर्सेज के एलोकेशन की बात किए, ठीक है, वर्कर के अपलिफ्टमेंट की बात किए, और किसके अपलिफ्टमेंट के बाद? वुमेन के अपलिफ्टमेंट की बात किए, मैटरनिटी बेनिफिट दे करके, ठीक है, और न्यूट्रिशन की बात की है। ठीक है, इतना डिस्कशन हुआ है आपका सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में। ठीक है, आर्टिकल 38, 39
फिर सीधा 41, 42, 43, 43A और 47। ठीक है, इतना है आपका सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के अंदर। यहां तक समझने में कोई दिक्कत युवराज? तो आगे बढ़े अब गांधीयन प्रिंसिपल की तरफ। तो नाम ही आपका बता रहा है गांधीयन प्रिंसिपल, यानी गांधी जी के थॉट्स पे ये वाला प्रिंसिपल है। जो भी गांधी जी सोचे थे वो सारा चीज इसमें इंप्लीमेंट कराना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन कर दिया गया। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 40 शॉर्ट में बता दूं, या गांधी जी के बारे में आप लोग अगर जानते होंगे बहुत लोग, तो क्या क्या पता है गांधी जी किस चीज को प्रमोट करने की बात करते थे? ट्रूथ और नॉन वायलेंस। किसकी बात करते थे? ट्रूथ और नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस, ठीक है, एक ये पॉइंट हुआ। और हरिजन्स को भी ज्यादा प्रमोट करते वेरी थे। गुड, हरिजन्स की बात करते थे, उसके अपलिफ्टमेंट की बात करते थे, कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करने की बात करते थे, गांव का स्लॉटर बहुत ज्यादा हो रहा था उस सबको प्रोटेक्ट करने की बात करते थे, मतलब खत्म करने की बात करते थे। तो बेसिकली गांधीयन प्रिंसिपल नाम इसीलिए रखा गया है ताकि हम लोग फोकस करें सारा जो पॉइंटर्स है, और वो चीज हम आर्टिकल में डाल दिए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिए। तो आर्टिकल 40 क्या बोल रहा है? द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एज अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, क्या ऑर्गेनाइज करने की बात हो रही है? विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने की बात हो रही है, आर्टिकल नंबर 40। उसके बाद बात हो रही है द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री ऑन एन इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेसिस इन रूरल एरिया। ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करने की बात हो रही है। फिर आ जाइए 43B में, यहाँ पे टू प्रमोट वॉलेंट्री फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। यानी यहाँ पे हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी अगेन आपको पता है ये सारा फीचर्स की, ऑटोनोमस फंक्शनिंग होता है उसका, डेमोक्रेटिक कंट्रोल होता है। डेमोक्रेटिक मतलब जितने लोग हैं वो लोग मिल करके नियम कानून बनाते हैं, फिर और क्या, मिल करके फंड जमा करते हैं। ठीक है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट करने की बात हुई है 43B में। अब आगे बढ़िए, जो अभी डिस्कशन हुआ था आपका, प्रमोट एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल, particularly that of scheduled caste, scheduled tribe and other weaker section। ठीक है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, SC ST और जितना भी वीकर सेक्शन है उसके अपलिफ्टमेंट की बात हुई है। अब आर्टिकल नंबर 47 देखिए, द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ एंड प्रोहिबिट कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक एंड ड्रग्स दैट आर इंजूरियस टू हेल्थ। ये आप देख रहे हैं कि जो मतलब इंटॉक्सिक जैसे शराबबंदी वगैरह हम लोग के स्टेट में हुआ। ठीक है, इस तरीके का प्रोहिबिशन मतलब पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ये सब आर्टिकल 47 में रखा गया कि सर्टेन आप रूल बनाइए जो कि ये सब प्रमोट ना हो। ठीक है, लोग इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक ना लें, ड्रग्स ना लें, और कोई भी ऐसा चीज जो हमारे हेल्थ को इंजूरियस हो। ठीक है, तो स्टेट ऐसा स्टेप लेगी टू टेक स्टेप्स इन इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ एंड प्रोहिबिट कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक एंड ड्रग्स दैट आर इंजूरियस टू हेल्थ। नेक्स्ट है 48, ये आ गया काउ स्लॉटर के बारे में। To prohibit the slaughter of cows, calves and other milch and draught cattle to improve their breeds। ठीक है, इस टाइप का कोई भी चीज, मतलब जो स्लॉटर मतलब क्या होता है? स्लॉटर मतलब आई होप समझते होंगे सब लोग। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग डायरेक्टिव बेस्ड ऑन लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यहाँ पे लिबरल नाम ही बता रहे, तो सारे नियम को हम लोग जहाँ लिबरलाइज कर रहे हैं तो वो सारे इस कैटेगरी में आ जाए। ठीक है, तो फर्स्ट में हम लोग सोसाइटी की बात कर रहे थे, सेकंड में हम लोग गांधी के थॉट्स की बात कर रहे थे, और यहाँ पे हम सबको लिबरल करने की बात कर रहे हैं। कैसे लिबरल कर रहे हैं? तो आर्टिकल 44 में दिया हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जो भी आपका नियम हो वो यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा नियम हो। ठीक है, यहाँ पे कास्ट बेस्ड नियम नहीं बनता है कि हिंदू के लिए अलग है, मुस्लिम के लिए अलग है, उसको हम लोग पर्सनल लॉ बोलते हैं। ठीक है, वो अलग है। यहाँ पे हम लोग जब भी लॉ बनाएंगे, सिविल कोड बनाएंगे, तो वो यूनिफॉर्म होगा। ये हम लोग चेक नहीं करेंगे कि ये कौन से कास्ट का है, ये कौन से जेंडर का है, वो सब हम चेक नहीं करते हैं। ठीक है, जस्ट हम ये इंश्योर करते हैं कि सिटीजन ऑफ इंडिया एंड दिस विल बी द रूल इम्प्लीमेंटेड ऑन यू। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years। तो आप ध्यान दीजिए, फंडामेंटल राइट्स में राइट टू एजुकेशन क्या एज था लिमिट? 6 to 14। 6 to 14। अब 6 से नीचे इधर हो गया कवर आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल में।
ठीक है, यहाँ पे इनिशियल स्टेज की अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात हो रही है। अब आ जाइए 48 में, टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन। एनिमल हस्बेंड्री की बात हो रही है, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट की बात हो रही है, किस चीज पे? ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन। कभी आप देखते होंगे सर्टेन हाइब्रिड करके सीड्स वगैरह का फॉर्मेशन हुआ है ना, वाईटी सीड बोला जाता है, कोई टेक्नोलॉजी के साथ HYV मैम, हो रहा है। हाँ मैम हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। हाँ, हाई, सही वर्ड नहीं आ रहा था, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स के डेवलपमेंट की बात हो रही है, प्रॉपर टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की बात हो रही है, जो कि एग्रीकल्चर में यूज हो पाए। बहुत सारा आप ऐप वगैरह देखते होंगे जो अब डेवलप हो रहा है, ताकि किसान को प्रॉपर नॉलेज मिल पाए। ठीक है, किस मौसम में क्या करना चाहिए, प्रॉपर ऐप के थ्रू आप बता सकते हैं। अब किसी किसान का मान लीजिए मौसम की वजह से कुछ लॉस हो गया, तो वो ऐप है आपके पास जो आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर प्राइस आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। इस टाइप का आपको बीइंग अ गवर्नमेंट आपको इंश्योर करना है कि ये सब चीज हो। नेक्स्ट 48A की बात करें, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। ठीक है, प्रॉपर, इसीलिए आप देखते होंगे सेव टाइगर, सेव ये सब आपका आता है। ये सब क्या है कि ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि आप ये एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करें, फॉरेस्ट लाइफ को, वाइल्ड लाइफ को इम्प्रूव करें। ठीक है, नेक्स्ट आपका 49 मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है। ठीक है, मॉन्यूमेंट जैसे ताजमहल एसिड ड्रिंक से खराब हो रहा था, जब खराब हो रहा था कितना कुछ सुन रहे थे आप लोग। तो ये है, स्टेट शैल प्रोटेक्ट एवरी मॉन्यूमेंट और प्लेस ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिकल इंटरेस्ट। आर्टिकल 50 में बात किया जा रहा है कि जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन होना बहुत जरूरी है, ताकि प्रॉपर जस्टिस हो पाए। ठीक है, द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव in the public service of the state. Next है आपका 51, it declares that to establish international peace and security the state shall endeavor to। यहाँ पे इंटरनेशनल पीस की बात हो रही है 51 में, एक लौता आर्टिकल जहाँ पे हम इंटरनेशनल कुछ बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 51, इंटरनेशनल पीस कैसे होगा सिक्योर, क्या क्या हम करेंगे? मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन विद द नेशन। ठीक है, हम ये इंश्योर करेंगे कि हर नेशन के साथ हो सके तो अच्छा रिलेशन स्टैब्लिश करें। नेक्स्ट है आपका फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन। जो इंटरनेशनल लॉ है उसको हम लोग फॉलो करें, उसको भी ओबे करें। सर्टेन एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन के थ्रू हम इंटरनेशनल डिस्प्यूट को सेटल करने की कोशिश करें। इसीलिए देखते हैं आप कि इंडिया जल्दी किसी कंट्री के साथ वॉर में नहीं जाती। ठीक है, क्योंकि पहला बहुत कोशिश करती है कि हम लोग डिस्प्यूट पहले सेटल हो जाए। राइट, तो ये है आपका टोटल आर्टिकल। इसके अलावा 3 अमेंडमेंट हुआ था डीपीएसपी में। ठीक है, एक आपका 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का, इट इंट्रोड्यूस सर्टेन चेंजेस इन आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय एडिंग न्यू डायरेक्टिव्स। पहला है 39A, इसमें क्या ऐड किया गया है? टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। ठीक है, जो पुअर लोग हैं उनको फ्री लीगल एड, फ्री लीगल समझिए कि नॉलेज देने का प्रोविजन है 39A के अंदर। फिर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, ये आपका अगेन अमेंड हुआ है। 43A देख रहे हैं ना, देखिए ये ए भी जहां आप देखें ना, मतलब समझिए कि अमेंड हुआ है, क्योंकि एक बार जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया उसके बाद कहीं अमेंड करना होता है, तो हम नंबरिंग तो चेंज नहीं कर सकते ना। तो ये ए के जरिए, बी के जरिए, सी के जरिए, डी के जरिए हम उसमें बीच में घुसाते हैं कोई भी चीज। ठीक है, तो ए भी लिखा है, यहाँ ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो 43A लिखा हुआ था, है ना। ये ए और बी जहां आपको मिलेगा मतलब समझिए अमेंडेड है। ये देख रहे हैं, दिख रहा है सबको? हाँ या ना, बताइए। Able to hear me or not? क्या डिस्कशन हो रहा था भाई तुरंत? हाँ, स्वप्निल मैम 43A 42 अमेंडमेंट अमेंडमेंट के बारे में डिस्कशन हो रहा था। तो ये मैं बता रही थी कि ये जो अमेंडमेंट, आप ये जो नंबर देख रहे हैं ना, जहाँ पे ए या बी नजर आए, ये देख रहे हैं 43 के बाद 43A आया है, मतलब समझिए ये अमेंडमेंट के थ्रू आया है।
नीचे यहाँ देखिए 43B, 43 ऑलरेडी था, 43B मतलब अमेंडमेंट के थ्रू आया है। ठीक है, तो मैं ये बता रही थी आप लोगों को कि जब भी अमेंड होता है तो नंबरिंग तो चेंज होगा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन तो ऑलरेडी बन चुका है। तो अमेंडमेंट जब होता है तो उसमें जब हम इंसर्ट करते हैं कोई भी चीज, कोई भी लॉ, तो क्या करते हैं इसी के थ्रू ABCD करके। समझ आया? तो वही मैं बता रही थी कि जो अमेंडमेंट ऊपर आपको कैसे पता चलेगा कि वो अमेंडमेंट के थ्रू हुआ है, तो A भी मिल जाएगा आपको। यहाँ देख रहे हैं 48A। ठीक है, तो ये बाद में इन सारे चीजों को इंसर्ट किया गया है। तो ये चीज अलग से यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी हूँ कि कब कब आपका अमेंडमेंट हुआ है। ये चीज तो ऊपर हम लोग समझ ही चुके हैं। यहाँ देखिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 1976 में हुआ है। ठीक है, ये जो 39A देख रहे हैं, वर्कर के पार्टिसिपेशन 43A देख रहे हैं, इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने की बात जो 48A में हुआ है वो देख रहे हैं। ये कब हुआ था? 42nd में, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। नेक्स्ट, आप जो पॉवर्टी की बात हो रही थी, है ना, सॉरी, प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी जो एलिमिनेट हुआ वो कब हुआ? 44th कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो हम लोग फंडामेंटल राइट्स में भी डिस्कशन कर लिए थे कि फंडामेंटल राइट में ये पहले था और बाद में उसको अमेंड करके लीगल राइट में इसको कन्वर्ट किया गया। So, 44th Constitutional Amendment 1978, it inserted Section 2 to Section 38, which declared that the state in particular shall strive to minimize economic inequality in income and eliminate inequality in the state, facilities and opportunity, not amongst individual but also amongst group. ठीक है, 86th अमेंडमेंट, यही 3 ही अमेंडमेंट हुआ ही। 86th अमेंडमेंट ये हुआ है आपका 2002 में। इट चेंज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 45 एंड मेड एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A। ठीक है, एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन है ना आपका, तो ये आपका एलिमेंट्री एजुकेशन को भी कंपलसरी बनाने की बात की गई है यहाँ पे। तो इतना है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये भी आपको आज मिल जाएगा और यहाँ आपका खत्म होता है फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अब किसी को समझने में कोई दिक्कत हुआ हो तो पूछ सकते हैं। मैम 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44th में वही राइट टू प्रॉपर्टी अमेंड हुआ है ना। ये तो हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी हम लोग डिस्कशन किए थे कि राइट टू प्रॉपर्टी को हम लोग पहले फंडामेंटल राइट देखते थे, लेकिन अब उसको अमेंड करके कर दिया गया है लीगल राइट के अंदर। ठीक है, फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है ये 44th। ठीक है रिया? ओके मैम। और कोई डाउट? एक बार रिकैप कर लीजिए हम लोग क्या क्या पढ़े हैं आज। सबसे पहला बैकग्राउंड की बात करें, सनी कहाँ से लिया गया है ये? मैम स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट बताइए कौन सा? पार्ट युवराज। 4। हाँ, जिससे पूछा जाएगा वो बोलेंगे। युवराज आर्टिकल बताइए। कौन सा मैम? आर्टिकल DPSP का कहाँ से कहाँ तक है? मैम DPSP का मैम वो मैम 38 से 47 तक। 38 मैम आर्टिकल नंबर कहाँ से कहाँ तक आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, DPSP है? 36 to 51 में। 36 to 51। अब अदिति बताइए आर्टिकल 36 में क्या दे रखा है? हम लोग बीकॉम है ना। अभी मैं किससे पूछी थी? यस मैम। एक तो रोल नंबर 33 से पूछ चुकी और रोल 1 से पूछी। 1 to कहाँ तक है? हाँ, 1 से कहाँ तक है इसमें? 61। ठीक है, नेक्स्ट अदिति। यस मैम। आप बताइए आर्टिकल नंबर 36 में क्या दे रखा है? प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये दिया हुआ है। 36 में क्या दिया हुआ है निकिता? यस मैम।
State definition of state. Your roll number is 30. okay. State define किया था जैसे गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ऑल अथॉरिटीज. गुड. नेक्स्ट है आपका, अच्छा सन्नी भी आंसर दे दिया ना. नेक्स्ट है मनीष. आप बताइए 37 में क्या दिया हुआ है. आर्टिकल 37 में क्या दिया हुआ है. मैम डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में. एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल. हाँ, एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्टिव एक और प्रिंसिपल. क्वेश्चन मनीष आपसे, आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल में हम क्या इंश्योर करते हैं, किस चीज के जस्टिस की बात करते हैं, कहते हैं. क्या मैम, एक बार और. किस टाइप के जस्टिस की बात करते हैं हम डीपीएसपी में. मैम मैक्रो लेवल पे करते हैं, और कुछ, गवर्नमेंट को आइडिया देते हैं. और कुछ. रोल 40 प्रीति. सोशल इकोनॉमिक जस्टिस में. हाँ, नाउ यू आर करेक्ट. सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल में. नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में क्या डिफरेंस है. रोल 40 प्रीति. यस मैम, फंडामेंटल राइट जो है वो जस्टेबल है और वो डीपीएसपी है जो नॉन जस्टेबल है, लेकिन दोनों का जो पावर रहता है वो सेम रहता है. मतलब हम ऐसा नहीं बोल सकते कि एक का पावर कम है और दूसरे का पावर ज्यादा है. दोनों जो है माइक्रो लेवल तक है. और डीएसपी जो होता है एक गाइडलाइन होता है, फंडामेंटल राइट है जो आपको मानना मतलब देना ही पड़ेगा. इसमें ऐसा कोई पाबंदी नहीं होता है कि ये होगा ही होगा. और कुछ. यस मैम, यस मैम. डीपीएसपी जो होता है पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, फंडामेंटल राइट जो होता है वो नेगेटिव डायरेक्शन भी होता है. और कुछ. मैम और कुछ. ऑलमोस्ट आप सब कवर कर ही लिए. नेक्स्ट एक और प्रीति है ना. एक और प्रीति किधर गई. यस मैम. किधर है आप. आपका रोल नंबर क्या है. 17. हाँ 17. आप बताइए सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में हम क्या कवर करते हैं. मैम ये सोशल का वेलफेयर करते हैं, एक इंडिविजुअल का नहीं. मतलब सोसाइटी सबको. का करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, संस्कृति. आप बताइए आर्टिकल 38 क्या इंश्योर करता है. मैम आर्टिकल 38 वो इंश्योर करता है उसमें पीपल के वेलफेयर के बारे में और इक्वल डेवलपमेंट के बारे में. और कुछ. नेक्स्ट 58 तानिया. आर्टिकल नंबर 39 क्या देखते हैं हम लोग. 39 में adequate means of livelihood, ownership and control of material resources, avoid concentration of wealth in few hands, equal pay for equal work, or avoid hazardous from women and children. 41 में क्या करते हैं हम लोग. रिया. 36 रिया. यस मैम. मैम इसमें राइट टू सिक्योर वर्क, मतलब इसमें सोशल सिक्योरिटी की बात की जाती है कि जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उन्हें आफ्टर दी एक टाइम के बाद भी उन्हें सिक्योर लाइफ मिल सके. और कुछ. और फिर उनके एजुकेशन और उनके पब्लिक असिस्टेंस के बारे में भी बताया गया है. अगर वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं या फिर अगर उनको कोई डिसेबिलिटी हो जाती है या फिर उनका ओल्ड एज हो जाता है तो भी उनको ये सब फैसिलिटी प्रोवाइडेड होनी चाहिए. नेक्स्ट रोल 50. यस मैम. आप बताइए 43A में क्या अमेंडमेंट हुआ था.
43 मैम उसमें पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर Very का good. सिक्योर करते हैं, शाबाश, यानी सारे सिक्योर बच्चे करते हैं मैम पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर। गुड। नेक्स्ट 47 में क्या था? कोई बच भी रहा है क्या? ये सबका हो गया? यस मैम। कौन बच रहे हैं? रेज योर हैंड। उपहार मैम, उपहार। मानसी बताइए। यस मैम। जो लोग बच रहे हैं हैंड रेज कर लीजिए यहाँ। हाँ, रोल 8 बताइए मानसी। क्या मैम? क्वेश्चन क्या था मेरा भी? आर्टिकल 47। हाँ मैम इसमें पब्लिक न्यूट्रिशन के बारे में और उनके हेल्थ पे ध्यान देने के बारे में बात की गई थी। इसके लिए आंगनबाड़ी वगैरह को प्रमोट किया गया था ताकि पब्लिक के हेल्थ और न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया जा सके। वेरी गुड। नेक्स्ट है आपका रोल 43 निक्की। आप बताइए गांधीयन प्रिंसिपल किस किस चीज को फोकस कर रहे हैं? गांधीयन प्रिंसिपल में किस किस चीज को फोकस किया गया है? मैम ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत और इम्प्रूव कोटाज इंडस्ट्रीज, प्रमोट कोटाज इंडस्ट्रीज, कॉटेज बोलेंगे, कॉटेज इंडस्ट्री, और मैम अपलिफ्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। गुड। और कुछ? और मैम एनिमल्स का कोई डिस्कशन हुआ है इसमें? यस मैम प्रोहिबिशन ऑफ स्लाउटर ऑफ काउस, calves and other milch. नेक्स्ट रोल नंबर 5 लीगल राइट। आपका जो क्या बोला जा रहा है, लीगल राइट में कौन से फंडामेंटल राइट को कन्वर्ट किया गया है? लीगल राइट में मैम हाँ? 30 नहीं सॉरी, आर्टिकल मत बोलिए, बस राइट कौन सा है वो बता दीजिए। राइट का नाम मैम हाँ, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन था मैम। श्रुति बताइए कौन से राइट को फंडामेंटल राइट से कन्वर्ट करके लीगल राइट कर दिया गया है? एजुकेशन। नेक्स्ट उपहार बताइए। यस मैम। कौन से राइट को कन्वर्ट करके लीगल राइट बोला गया है? मैम राइट टू प्रॉपर्टी था। राइट टू प्रॉपर्टी, वेरी गुड। तो इतना कंफ्यूजन क्यों था? आंसर उपहार आप ही दिए ना? यस मैम, लेकिन एग्जिट कर सकते हैं मैम। क्या कर सकते हैं? एग्जिट कर सकते हैं। एग्जिट कर सकते हैं मतलब जाना है तो जाइए, ऑब्वियसली मैं कंपल्सन थोड़ी है क्लास करने का। नेक्स्ट आपका जायद। यस मैम। आप लिबरल इंटेलेक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं? मैम यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, एनिमल हस्बेंड्री एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी मैम, सेफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट, सेपरेट जुडिशरी और इंटरनेशनल पीस। ओके, रोल 55। यस मैम। टोटल कितना अमेंडमेंट हुआ है डीपीएसपी में? मैम 35 to 41। नहीं, कितने टाइम्स अमेंडमेंट हुआ है मैं ये पूछ रही हूँ। कैमरा ऑन करके बताइए। कितनी बार अमेंडमेंट हुआ डीपीएसपी में अब तक? एक और चांस अपने लाभ के लिए, कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है? मैम 2, 43A एंड 43B। रूपम कितने टाइम अमेंडमेंट हुआ है? 3। हाँ 3, वेरी गुड।
एक आपका है कौन कौन सा 42nd 44 और सीधा 86 अमेंडमेंट। ठीक है, 42nd में हम लोग का ये 3 है 39A 43A 48A और 42nd में राइट टू प्रॉपर्टी और 86 में आपका एलिमेंट्री एजुकेशन। खैर ऑन एन एवरेज सब लोग आंसर दिए, सब लोग फोकस थे, तो ऑब्वियसली आई एम हैप्पी। कीप इट अप, ऐसे ही फोकस रहिए। और अब नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट कौन सा इंपॉर्टेंट है, हम लोग कर लेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है,